नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। एक नजर कृषि समाचार में आज क्या है खास। आलू की फसल को झुलसा रोग और लाही कीट से बचाएं। बदलते मौसम में गेहूं की फसल को कीट व्याधियों से बचाएं। सब और निर्जल प्रभेद के गेहूं से कम पानी में भी होगी अच्छी फसल। किसान भाइयों, प्रदेश सरकार ने बिहार के 10 जिलों में बीज उत्पादन के लिए निजी एजेंसियों को पट्टे पर जमीन दी है। आगे 10 अन्य जिलों में भी इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में बिहार बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए। कृषि रोड मैप के चौथे संस्करण में एक नीति शामिल है, जिसके तहत उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन के लिए सरकार पट्टे पर भूमि उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत बीज उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत भी निजी एजेंसियों को कृषि भूमि पट्टे पर दी जा रही है। अभी 10 जिलों में यह योजना चल रही है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि विभिन्न खाद्यान्नों के लिए अधिक उपज और बीज उत्पादन प्राप्त करने के लिए पीपीपी मोड के तहत इच्छुक फर्म को पट्टे पर ज़मीन उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। कि हम लोगों ने जो है सीड उत्पादन के लिए भी जो कृषि विभाग का हमारा ज़मीन था, हम लोगों ने पीपीपी मोड पे जो है दिया है, जिसमें 10 ऐसे ज़िले हैं जिसमें हमने दे दिया, टेंडर हो गया, प्राइवेट सेक्टर को हमने दे दिया है सीड उत्पादन के लिए। और अभी तत्काल कुछ दिन में फिर हम 10 जिले को जो है देंगे। इससे बिहार आने वाला एक समय ऐसा होगा कि सीड उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। योजना के तहत सरकार उत्पादित बीजों का 50% पट्टे की भूमि को किराए के रूप में संगठनों से खरीदेगी। इस योजना से किसानों को बीज के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें खाद्यान्नों के बीज अब अपने प्रदेश में ही मिलेंगे। किसान भाइयों, अभी मौसम में बदलाव के कारण गेहूं की खरीफ फसल को कीट व्याधियों से बचाने की आवश्यकता होती है। मौसम बदलाव के समय गेहूं की फसल में लाही कीट और हरदा रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। लाही कीट से बचाव के लिए किसान भाई गेहूं की बुवाई समय में करें और थायोमेक्सम 25% WG 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य करें। इस तरह हरदा रोग से फसल को बचाने के लिए किसान भाई बुवाई के समय गेहूं की रोग रोधी किस्मों का चयन करें। साथ ही बीजोपचार के बाद प्रोपिलोनोजोल 25% EC का 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव अवश्य करें। ऐसे उपायों से आपकी फसल की पैदावार काफी अच्छी होगी। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के पढ़ेरा गांव निवासी प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार से, जो मशरूम कंपोस्ट उत्पादन इकाई के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन से 10 लाख का अनुदान लेकर मशरूम उत्पादन भी करते हैं और उससे निकले अवशेष का कारोबार भी करते हैं। इसमें उन्हें अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ आसपास के किसानों को इसकी आपूर्ति भी मुकेश करते हैं, जो खाद के रूप में खेती के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। किसान भाइयों, अभी तापमान में उतार और चढ़ाव और साथ ही साथ कोहरे के कारण आपको आलू के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। झुलसा रोग के साथ ही लाही कीट के प्रकोप की संभावना इस मौसम में काफी हद तक आलू की फसल पर बढ़ जाती है। इससे आपकी फसल को काफी क्षति पहुंच सकती है। आलू फसल में जब बढ़ोतरी शुरू होती है तो अगाट और पिछात झुलसा एवं लाही कीट फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। झुलसा से आलू की फसल को बचाने के लिए किसान भाई साइमोक्सिल और मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। इंडोफिल M45 या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी आलू की फसल सुरक्षित हो जाएगी। अगर कीट का आक्रमण ज़्यादा होने लगे तो इमिडाक्लोप्रिड का 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना आलू के अच्छे उत्पादन के लिए बहुत कारगर होता है। विशेष जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी पौधा संरक्षण केंद्र या KVK में भी संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, सबौर निर्जल, सबौर श्रेष्ठा, सबौर समृद्धि कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन के अनुकूल गेहूं के उन्नत प्रभेद है। इसलिए आप गेहूं का उत्पादन इन्हीं प्रभेदों से करें। सबौर निर्जल प्रभेद से आप कम पानी में भी गेहूं की अच्छी फसल ले सकते हैं। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। गेहूं लोकल 3200 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और मौसम अनुकूल खेती कीजिए। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में बर्फीली ठंडी पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा की रफ्तार से कनकनी बढ़ी रहेगी। प्रदेश से पश्चिमी विक्षोभ के पार कर जाने से कनकनी में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर कम ही रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे मटर की फसल पर 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। इस छिड़काव से मटर की फलियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मुर्गी पालन किसान भाई मुर्गी के घर की दिशा पूर्व पश्चिम रखें ताकि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा धूप मुर्गी घर में प्रवेश कर सके। साथ ही चूजों के आहार में अचानक बदलाव न करें। नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की नवीनतम जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जाना। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, लेकिन विराम के बाद अभी कार्यक्रम में बहुत कुछ है खास, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, फसलों में खरपतवार होना एक आम बात है, लेकिन अगर समय रहते इस पर प्रबंधन नहीं किया गया तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये फसल के ग्रोथ और उत्पादन में बाधा उत्पन्न करती है। तो किसान भाइयों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, रबी फसल की बुआई हो चुकी है। फसल की बुआई के साथ खरपतवार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो हमारे फसलों को अधिकाधिक नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे खरपतवार प्रबंधन किया जाए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम किसान भाइयों को यह बताइए कि खरपतवार है क्या और कौन कौन से खरपतवार होते हैं। खरपतवार वैसी वनस्पति होती है या वैसा ये पौधे होते हैं जो कि मुख्य क्रॉप में साथ उगते हैं और उसके साथ ही बढ़वार करते हैं और उसके साथ ही पोषक तत्व, जल और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण मुख्य फसल का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी घट जाता है। इसलिए खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। रबी फसल में कौन कौन से खरपतवार होते हैं और कौन कौन सी फसलें हैं रबी की? रबी में मुख्य रूप से गेहूं पैदा होता है,
दलहन पैदा होता है। दलहन में मुख्य रूप से मसूर होता है, चना होता है, मटर होता है, और तिलहन में आपका सरसों होता है, उसमें पीला सरसों होता है और तोरिया होता है। और तीनों में ही अलग अलग खरपतवार भी होते हैं, और तीनों में कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे दूब हुआ, मोथा हुआ, कटैया हुआ, ये सब कॉमन खरपतवार होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को जैसे आपने बताया कि दलहनी फसल, अब तिलहनी फसल में कौन कौन से ऐसे खरपतवार होते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। मैंने कहा ना, तिलहनी फसल में भी दूब, मोथा, कटैया, ये सारे खरपतवार हैं, वो इसमें भी आते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो है आप देख सकते हैं, पार्थेनियम आजकल होता है जिसको गाजर घास कहते हैं, वो भी काफ़ी उपज रहा है मुख्य रूप से, जो किसानों के लिए एक समस्या बना है, और उसके निदान के लिए किसान बंधु हमेशा तत्पर रहते हैं। मतलब उपज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। गाजर घास मैंने देखा है कई बार खेतों में कि लंबे लंबे घास उगे होते, तो उसी को क्या हाँ, उसी को गाजर घास कहते हैं, उसी को पार्थेनियम कहते हैं, इसी को पार्थेनियम हिस्टेरिफोरस कहते हैं। ये गाजर घास एक ऐसा घास है जो कि कैंसर भी प्रोड्यूस करता है। इससे बचाव कैसे किया? जी, इससे बचाव के लिए बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इसका बचाव तभी है जबकि वो जर्मिनेशन के 15 दिन पहले, फ्लावरिंग और सीडिंग के पहले अगर हम उसका नियंत्रण कर ले, या तो यांत्रिक विधि से खुरपी चला करके, या फिर हम कोई भी हर्बिसाइड डाल करके कर लेंगे, तो खरपतवार की समस्या अमूमन समाप्त हो गई। किसान भाई को ध्यान यही देना चाहिए कि वो खरपतवार का पौधा में फूल नहीं आना चाहिए और सीड नहीं आना चाहिए। अगर सीड आ गया तो फिर उसकी वृद्धि लगातार काफी होती है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि बुआई, अगर जैसे अभी गेहूं की बुआई हो रही है, या बहुत सारे किसान भाई गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो क्या अगर हम लोग पूर्व में खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ करें, या मतलब उससे संबंधित कोई भी, जो अगर कोई कीटनाशी दवा देनी हो या कोई भी, तो ऐसा क्या करें जो आगे चल के खरपतवार ना हो? अगर खेतों में आ गया है खरपतवार, तो उसके लिए क्या उपाय है? खरपतवार जो है ये मिट्टी में रहते हैं, और मिट्टी में सॉइल सीड बैंक होता है। खरपतवार का भी सीड का बैंक होता है। धरती के सतह से 5 सेंटीमीटर कुछ खरपतवार के सीड होते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच कुछ खरपतवार के सीड होते हैं, और 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर कुछ खरपतवार के सीड होते हैं। तो खरपतवार की विशेषता होती है कि वो एक साथ नहीं आता है, वह फ्लश में आता है। वह 10 दिन के अंतराल पर, 15 दिन के अंतराल पर आता है। जो 5 सेंटीमीटर के नजदीक है तो वो पहले आ जाता है, तो पहले इसको हमको हटाना पड़ेगा। उसके बाद 10 सेंटीमीटर वाले आएंगे, फिर उसको हटाना पड़ेगा, फिर 15 सेंटीमीटर के आएंगे तो फिर हटाना पड़ेगा। मतलब वो 15 से 40 दिन जो है मुख्य रूप से क्रिटिकल स्टेज होता है, जो खरपतवार मुख्य फसल के साथ कंपटीशन करता है और उसकी उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाता है। अब हम ये हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि खरपतवार नियंत्रण ना किया जाए तो क्या हमारी उत्पादकता को कितना नुकसान पहुंचाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। खरपतवार के कारण अमूमन 37% किसानों को नुकसान होता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान खरपतवार से ही होता है मैडम। अब खरपतवार का प्रबंधन करना हो तो खरपतवार का प्रबंधन जो है शुरू से ही करना पड़ेगा। सबसे पहला उपाय खरपतवार का है कि गर्मी में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर दीजिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करेंगे तो खरपतवार के बीज या उसके राइजोम ऊपर आ जाएंगे, जिसको चिड़ियां खा लेगी या सूर्य के प्रकाश से जो है वो मर जाएगा। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने के बाद फिर आप क्रॉप को रोटेट करवा दीजिए। मतलब ये हुआ कि एक ही फील्ड में लगातार एक ही क्रॉप को नहीं रखेंगे। एक ही क्रॉप को रखेंगे तब फिर खरपतवार की समस्या बढ़ जाएगी। अगर रोटेट करेंगे तो क्रॉप का लाइफ साइकिल जो है कहीं न कहीं ब्रेक हो जाएगा और वो खरपतवार नहीं आएगा। तो दूसरा हो गया। तीसरा हुआ कि आप मल्चिंग करें। खरपतवार जैसे ही आप खेत में बुआई करें तो बुआई करने के बाद जो है उसके खाली स्पेस को
खाली स्पेस को आप घास फूस या पुआल के डंठल को रख दें। इससे खरपतवार का जो है टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। खरपतवार ऑक्सीजन से सांस नहीं ले पाएगा, जिस कारण वो नहीं उग पाएगा। तो मल्चिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद और दूसरी समस्या अगर है, खरपतवार आ रहा है तो आप खुरपी से भी और कुदाल से भी या रोटावेटर चला करके भी खरपतवार की नियंत्रण कर सकते हैं। जब इससे भी नियंत्रण नहीं होता है तो आप बुआई के 72 घंटे तक पेंडिमिथिलिन 30 EC का 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो खेत में जितने भी खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये जरूरी है किसान भाई कि हम सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण पर ही ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी नुकसान ना पहुंचाए और साथ ही हमारे फसलों को भी नुकसान ना पहुंचा सके। और जाते जाते हमारा आखिरी सवाल, और साथ ही हमारे किसान भाइयों को भी आप कोई संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही ये कि सरकार की क्या योजनाएं हैं खरपतवार प्रबंधन को लेकर? हमारे कृषि विभाग पौधा संरक्षण के द्वारा किसानों को अनुदानित दर पर खरपतवार प्रबंधन के लिए खरपतवार नाशी दिया जा रहा है। उनको खरपतवार नाशी का 50% जो खरीद दर होता है उसका 50% हम लोग अनुदान देते हैं। इसके लिए किसान बंधु हमारे डीबीटी पोर्टल पर जाकर के, जो किसान रजिस्टर्ड हैं हमारे, वो डीबीटी पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, वो खरीदेंगे, रसीद को लेकर के हमारे सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के कार्यालय में भेजेंगे और उसको 50% अनुदान मिल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो किसान भाइयों, देखा, छोटी सी छोटी बातों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। खरपतवार, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि खरपतवार नियंत्रण के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी को बचा कर रखें, यानी उसकी उर्वरा शक्ति को, और पूर्व में ही हम उसकी बुआई से पहले भी उतना ही ध्यान दें और बुआई के बाद भी 10 दिन तक लगातार देखते रहे कि खरपतवार तो नहीं आ रहा है। और साथ ही डॉक्टर साहब ने बताया कि कई तरह की दवाइयाँ उसको भी उपयोग में लाना है। तो अगले अंक में हम फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि कैसे रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन कर आप अपने फसल और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। कृषि और किसानों की तरक्की के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ढेरों योजनाएं बनाई हैं, जिनका आपने लाभ भी लिया होगा, लेकिन शायद कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जो आपकी जानकारी में नहीं होंगी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि इन सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए देखते हैं भारत सरकार की कृषि योजनाओं पर आधारित ये टीवी रिपोर्ट। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है।
मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि कैसे रबी फसल में खरपतवार प्रबंधन किया जाए, साथ ही साथ भारत सरकार की कृषि आधारित योजनाओं की जानकारी हासिल की। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।